हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्या करेंगे, आपको अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते हैं। पहले उसको कोई क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद उसकी पूरी टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस PYQs आए हैं यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम से, उन सारे क्वेश्चंस को करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक होगा, इसके अंदर हम लोग जो हमारे 3 मेजर लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स हुए हैं ब्रिटिश इंडिया में, जैसे जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रेवतवारी सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स को बारी बारी से समझेंगे और जितने भी PYQs आए हैं वो सारे करेंगे। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ये हर एग्जाम के अंदर बार बार 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स ही आते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अब देखिए, ये जो है ना, ये 12th क्लास के NCERT का जो चैप्टर है, वहाँ से मैंने कुछ रेफरेंस लिया और कुछ साइड बुक्स, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें इनकम्प्लीट थी, तो मैंने इसके स्लाइड्स बना लिए। स्टार्ट करते हैं। बस सिस्टम है वो ऑब्वियसली ज़मींदारी सिस्टम ही है। अब देखिए, ज़मींदारी सिस्टम, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ज़मींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन सोर, ये 2 नाम आपको हर हाल में ध्यान में रखने हैं। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो टाइम पीरियड वो 1793 का था। और ज़मींदारी सिस्टम में क्या क्या फीचर्स हुए, कौन कौन एरियाज़ में हुए, उससे पहले मैं आपको 2 बातें यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये 2 बातें आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो भी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम हुए, आपको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया और कौन से एरिया में, ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। इससे ही आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए फिर देखिए ध्यान से। जमींदारी सिस्टम स्टार्ट किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा और जॉन सोर के द्वारा। कब? 1793 में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शुरुआत क्यों किया गया। तो देखिए, जब आपके दीवानी राइट्स मिल गए ब्रिटिशर्स को, तो उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि कोई एक ऐसा सिस्टम डिवाइस किया जाए जिसके द्वारा हमें क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती थी उन्हें यहाँ के जो लोकल रूलर्स के द्वारा जमींदारी सिस्टम चल रहा था, वो चीज़ें उनकी समझ से बाहर थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाए और अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाया जाए। तो फिर जमींदारी सिस्टम की शुरुआत की गई। अब देखिए, जमींदारी सिस्टम का कौन सा एरिया में ये फैला था, सबसे पहले यही आपको ध्यान में रखना है। तो जमींदारी सिस्टम पहले तो बंगाल में शुरू किया गया, क्योंकि सारी चीज़ें बंगाल से ही कंट्रोल की जा रही थी, और बाद में बिहार और फिर इसे एरिया को बढ़ा करके ओडिशा और ईस्टर्न यूपी वाले रीजन में भी फैला दिया गया। अब देखिए, क्या क्या फीचर्स थे जमींदारी सिस्टम के। सबसे पहली और ख़ास बात जो आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो ज़मींदार थे, जिन्हें लैंडलॉर्ड्स आप कहते हैं, उन्हें ओनर ऑफ लैंड बना दिया गया। यानी जो ज़मींदार हैं वो ज़मीन के मालिक होंगे। अब इनके साथ ही इन्हें हेरेडिटरी राइट्स भी दे दी गई। हेरेडिटरी राइट्स का मतलब एक ज़मींदार होगा, फिर उसका बेटा भी उसी के साथ ज़मींदारी राइट्स उसे भी दे दी जाएगी, और इस तरह से चीज़ें हेरेडिटरी बेसिस पर चलती रहेंगी। और एक सबसे ज़रूरी बात क्या थी कि अब उन्हें इतनी ज़्यादा पावर दी गई कि अब चूंकि ज़मीन उनकी है, वो लैंडलॉर्ड्स है, ज़मींदार हैं, ओनर हैं लैंड के, इसलिए वो ज़मीन को सेल भी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है। और ज़मींदार की प्रॉपर्टाइडशिप की जब बात की जाती है कि ज़मींदारी राइट्स कब तक मिलेंगी उन्हें, तो जब तक रेवेन्यू देते रहेंगे ब्रिटिशर्स को, ठीक है, जब तक वो फिक्स्ड रेवेन्यू देते रहेंगे सेट डेट तक, तो तब तक उनकी ज़मींदारी राइट्स नहीं छीनी जाएगी। उसके बाद ये बोला जा रहा है कि अगर वो अपने अधिकार को, अपने वो ज़मीन, जो ज़मींदारी राइट्स के थ्रू जो उन्हें पावर्स दी गई हैं, अगर वो रेवेन्यू चुकाने में असमर्थ है, तो फिर ज़मीन को छीन लिया जाएगा, उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, और उसके बाद उस ज़मीन की नीलामी करवा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा ज़मींदारी सिस्टम किस तरह से काम कर रहा था। इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो अमाउंट पेड किया जाएगा लैंडलॉर्ड्स के द्वारा वो फिक्स रहेगा। कहने का मतलब ये है कि एक बार जो डिसाइड कर लिया गया कि इतने पैसे आपको चुकाने हैं सरकार को, और यानी ब्रिटिश सरकार को, वो फिर बाद में बढ़ाया नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। ये सबसे खास बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो जमींदारी सिस्टम के अंदर जो नियम था, इसी को आप परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, इसके अंदर ये नियम था कि जो एक बार फिक्स कर दिया गया अमाउंट कि हमें इतने पैसे, आपको ज़मींदार को इतने पैसे सरकार को देने हैं, तो वो चीज़ें फिर फिक्स रहेंगी और बाद में ये चीज़ें फिर इन फ्यूचर बढ़ाई नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट सेटलमेंट इसका नाम ही था, अस्थाई बंदोबस्त, कि एक बार चीज़ें शुरू कर दी गई जिस बेसिस पे, उसी बेसिस पे आपको पैसे लगने हैं। अच्छा, अब ये था कितना, तो देखिए, जितने भी ज़मींदार के द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे अमाउंट, उसका 10/11 पोर्सन तो सरकार को रेवेन्यू जाएगा, ब्रिटिश सरकार को, और जो 1/10 बचेगा या 1/11 जो बचेगा, वो वाला पोर्शन जमींदार को रखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात थी जमींदारी सिस्टम के अंदर। आइए फिर डिमेरिट्स देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई। तो देखिए, जब जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, तो सबसे जो खास मंशा थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की, उसके अंदर ये थी कि उन्हें लगता था कि एक बार अगर जमींदार जब पैसे कलेक्ट करेंगे, तो फिर वो उन पैसों को जो किसानों के जो ज़मीन है उन्हें फिर से वो इन्वेस्ट करेंगे, बेटर सीड वगैरह देंगे और चीज़ें सही तरीके से फिर बेटर वे में फ्लरिश करेंगे। बट हुआ इसका उल्टा। क्या हुआ देखिए, सबसे पहली बात तो ये हुई कि जो एफिशिएंसी थी वो जमीन
जमींदार के ऊपर डिपेंड करती थी, और ज़्यादातर जमींदार जो है वो चीज़ें इन्वेस्ट करने के मर्जी के खिलाफ थे। वो कभी भी खेतों के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करवा रहे थे। और दूसरी बात ये थी कि चूंकि ये हेरिडिटरी बेसिस पर चलता था, तो इससे क्या हुआ, एक हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड्स का क्लास ही बन गया, यानी अपर एरिस्टोक्रेसी को ये कंबाइन करते थे। सोसाइटी के अंदर इनका तबका ऊंचा हो गया था, और ये काफ़ी लग्जेरियस और एक्स्ट्रावेजेंट लाइफ, यानी काफ़ी ज़्यादा भोग विलास की जीवन स्टाइल को जीने लगे। और इससे क्या हुआ, डेफिनेटली इससे ये हुआ कि वो फिर खेतों में ध्यान देना उन्होंने बंद कर दिया, और फिर चीज़ें और ख़राब होती चली गई। अब ब्रिटिशर्स ने ये सोचा था कि जमींदार, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जमींदार जो है वो इन्वेस्ट करेंगे बेटरमेंट में, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो ये सारे मेन प्रॉब्लम थे जमींदारी सिस्टम के। आइए क्विकली रिकैप करते हैं। आपको ध्यान में ये रखनी है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन सोर के द्वारा ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, रीज़न कौन सा था, तो देखिए रीज़न था आपका ये बंगाल वाला और बिहार वाला एरिया, और बाद में इसे ओडिशा और ईस्टर्न यूपी तक भी फैला दिया गया, यानी मेनली ये ईस्टर्न इंडिया में फैला हुआ था। अब खास बात ये थी सबसे पहली कि जो जमींदार है उन्हें ओनर ऑफ लैंड माना जाएगा, यानी आप जमीन के मालिक हैं, उन्हें हेरिडिटरी राइट दिया जाएगा, यानी एक के बाद एक चलता रहेगा ये। अब इनकी चूंकि जमीन पर इनका हक था, तो ये इन्हें बेच भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, और जब तक ये सरकार को रेवेन्यू देते रहेंगे तब तक ये जमीन के मालिक ही कहलाएंगे। उसके बाद ये बोला गया था कि जो लैंडलॉर्ड्स जो अमाउंट पे करेंगे वो फिक्स होंगे। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, राइट। बाद में ये बोला गया था कि अब इन्हें अगर ये जो भी चीज़ें, जो भी रेवेन्यू फिक्स्ड है वो फिर बाद में नहीं बढ़ेगा, ये परमानेंट है, और फिर जो 10th व 11th पोर्शन है इन्हें सरकार को देना है और कुछ पोर्शन अपने रखने हैं। बस इतनी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जमींदारी सिस्टम से हो जाएंगे। अब बाकी के जो 2 सिस्टम है उन्हें भी देख लेते हैं। आते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम के ऊपर। देखिए रैयतवाड़ी सिस्टम को किसने स्टार्ट किया, तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, बहुत लोग सिर्फ मुनरो पढ़ करके छोड़ देते हैं, बट ऑप्शंस में बहुत बार अलेक्जेंडर रीड भी देखा गया। अच्छा, एरिया कौन कौन से थे, तो 12 महल डिस्ट्रिक्ट में कर्नल रीड के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, अलेक्जेंडर रीड जिन्हें आप कहते हैं। और ये बात है मद्रास प्रेसिडेंसी, पूरी की पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी में ही 1820s के बाद इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अच्छा, अब ये डिफरेंट सिस्टम क्यों, रैयतवाड़ी सिस्टम ही क्यों, वहाँ पे जो जिस तरह से जमींदारी सिस्टम नॉर्दर्न इंडिया में चल रहा था वैसी चीज़ें फिर क्यों नहीं हुई, या ईस्टर्न इंडिया वाली। तो जब मुनरो जो है उन्हें भेजा गया, जब मद्रास टेरिटरी को एक्वायर किया गया जो कि न्यूली टेरिटरी थी, तो वहाँ पे उन्होंने ये पाया कि नॉर्थ इंडिया की तरह यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जमींदार नहीं हैं। नॉर्थ इंडिया में क्या होता था, एक लोग अगर जमींदार है तो काफ़ी सारा एरिया ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं, और बाकी के जो लोग हैं उनके पास बहुत ही कम लैंड देखने को मिलता था। लेकिन साउथ इंडिया में स्पेशली मद्रास के अंदर ये देखा गया कि जो जमींदार है उनके पास बहुत बड़ा बड़ा लैंड नहीं है, लगभग सभी के पास इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड है। तो फिर ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट सेटलमेंट करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो किसान है उनके पास बहुत बड़े बड़े एरिया नहीं है, और जो कल्टीवेटर है उन्हें ज़्यादा फायदा इससे मिलेगा। ये उनकी पीछे की मेन जो है वो टारगेट था। अब देखिए फीचर्स क्या क्या थे। इस सिस्टम में कल्टीवेटर को ओनर माना जाएगा, यानी जो जमीन पर खेती करेंगे वही इसके ओनर होंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको जब तक बोला जाए तब तक आपको टैक्स पे करते रहना है। जब आपने टैक्स पे करना बंद कर दिया उस टाइम पे आपको ज़मीन की जो प्रोप्राइटरशिप है वो हटा दी जाएगी। अब जो द टैक्स पेएबल ऑन ईच फील्ड वाज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर, एंड देन द कल्टीवेटर हैड द चॉइस ऑफ कल्टीवेटिंग फील्ड एंड पेइंग द अमाउंट और नॉट कल्टीवेटिंग इट। देखिए अब ये बोला गया कि एक बार जो है वो सर्वे किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा। काफ़ी डिटेल्ड सर्वे हो रहा था साउथ इंडिया के अंदर, अनलाइक द नॉर्थ इंडिया। और वहाँ पे ये बोला गया कि कल्टीवेटर के पास में चॉइस है कि अगर वो फील्ड को कल्टीवेट करना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं करना चाहते तो फिर जितना अमाउंट फिक्स किया गया उतना उन्हें पे करना पड़ेगा। अब जो इस सिस्टम के अंदर सेटलमेंट था वो परमानेंट नहीं था। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट में तो एक बार चीज़ें फिक्स कर दी गई कि हाँ इतना % लेना है 10th by 11th या जो भी चीज़ें फिक्स की गई उसके अंदर। यहाँ पे ये बोला गया कि जो सेटलमेंट है अंडर दिस सिस्टम उन्हें परमानेंट नहीं रखा जाएगा, बल्कि टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाएगा, देखा जाएगा कि किसके अकॉर्डिंग अगर फसल कभी बर्बाद हो गई तो फिर कम किया जाएगा या ज़्यादा किया जाएगा। ये सब चीज़ें थी। अब देखिए इसके डिमेरिट क्या थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कल्टीवेटर को ओनर नहीं बनाया गया, उन्हें उनके बेसिस पे टैक्स देने पड़ रहे थे, राइट। और दूसरा ये था कि हाई रेट ऑफ रेवेन्यू था, अगर क्रॉप फेल भी हो जा रही थी फिर भी जो हार्श प्रैक्टिसेस थे वो करवाए जा रहे थे, है ना। काफ़ी ज़्यादा हार्श प्रैक्टिसेस, अगर कोई देने में जो जितने भी रेंट दिए बोले जा रहे हैं अगर वो देने में असमर्थ है तो फिर उसके साथ बहुत ही हार्श प्रैक्टिसेस की जा रही थी।
उसके बाद प्री कट असेसमेंट था, यानी बहुत सारे जिलों में तो सर्वे हो ही नहीं रहा था ढंग से, तो जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारे जिलों में तो हुआ, बट बहुत सारे में डायरेक्टली बोल दिया गया कि हाँ इसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर दे रहे हैं कि ये इतना रहेगा आपका टैक्स। वाड़ी सिस्टम को क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि सर थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। एरिया कौन सा है, तो देखिए आपको इसे कैसे ध्यान में रखेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ईस्टर्न और नॉर्दर्न वाला पोर्शन है, जैसे आपके हो गए बंगाल प्रेसिडेंसी, राइट, बिहार, ओडिशा, इन पोर्शन में परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिला, जिसे किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और जॉन सोर ने। अच्छा, आपको ये बताना है बैटल ऑफ खारदा जो है वो किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। अब आपको मैंने ये बताया, अब रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ पे चला, मद्रास वाले रीजन में, ठीक है। तो ये दो बातें आप तो समझ गए होंगे, ये पहला पोर्शन। दूसरा ये अभी जब हम लोग महलवारी कर लेंगे तो फिर देखेंगे पूरा का पूरा इंडिया ही कवर कर लिया गया था। उसके बाद एरिया कौन कौन से थे बता दिया मैंने, मद्रास प्रेसिडेंसी वाला हो गया। अब डिफरेंस सिस्टम चलाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जमींदार जो है वहाँ पे छोटे थे, यानी बहुत बड़े बड़े जमींदार नहीं थे। ऐसा नहीं था कि हजारों मतलब बहुत सारे एकर्स की जमीन उनके पास नहीं थी। अब फीचर तो यही थे जो मैंने आपको बता दिया कि जो सबसे पहली बात यह है कि इस सिस्टम में कल्टीवेटर को ओनर माना जाएगा, जो कल्टीवेट करेंगे वही माना जाएगा जब तक कि वो टैक्स को पे करते हैं तब तक। अगर उन्होंने टैक्स पे करना बंद कर दिया तो फिर वो कल्टीवेटर जो है उन्हें ओनर नहीं माना जाएगा। दूसरी बात ये थी कि जो टैक्स होगा फील्ड में वो गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा डिसाइड किया जाएगा और उसके बाद उन्हें पूछा जाएगा, उनकी मर्जी ली जाएगी कि वो कल्टीवेट करना पसंद करेंगे या नहीं, ठीक है। उसके बाद तीसरा तो ये था कि जो सेटलमेंट हुआ था इस सिस्टम के अंदर वो परमानेंट नहीं था, राइट, यानी बाद में बहुत बार जो डेफिनेटली जो है रेवेन्यू टैक्स वगैरह बढ़ाया ही गया कि कल्टीवेटर ओनर नहीं थे, सबसे पहली बात। दूसरा तो ये कि हाई रेट था काफ़ी ज़्यादा। तीसरा प्री कट असेसमेंट था, यानी पहले ही चीज़ें डिटरमाइन कर ली जा रही थी। सो देखिए मेन जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इवन अकबर के टाइम पे भी जो सिस्टम्स चल रहे थे ज़मीन से रिलेटेड, उसमें ये था बेसिकली कि जो इस पे चीज़ें चलेंगी ना कि हेरेडिटरी बेसिस पे, ठीक है। बट यहाँ पे और भी ज़्यादा फॉल्टी असेसमेंट किया गया। तो नाउ अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट सिस्टम के ऊपर जो कि है महलवारी सिस्टम। देखिए सबसे पहली बात आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है कि महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किसके द्वारा की गई, सो होल्ट मैकेंजी के द्वारा, ठीक है। मैकेंजी माइनोट आया 1819 में, उसके बेसिस पे महलवारी सिस्टम की शुरुआत की गई। अब देखिए हुआ क्या, ही फोकस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ विलेज कम्युनिटीज इन नॉर्दर्न इंडिया एंड देयरफॉर रिकमेंडेड अ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट दैट हैज द फॉलोइंग फीचर। उसने सबसे पहले क्या किया, जो भी वहाँ पे विलेज कम्युनिटीज थे उसके असेसमेंट की और इसमें ये रिकमेंड किया कि जिन विलेजेस में जैसे लैंड सर्वे है, रेगुलेशन ऑफ 1822 को लगाना है, लैंड सर्वे प्रिपरेशन करना है लैंड का, लैंड रिकॉर्ड विलेज वाइज सेटलमेंट चीज़ें करनी, यानी एक गांव के बेसिस पे। देखिए महल का मतलब ही होता है गांव। तो बेसिकली क्या हुआ कि होल्ट मैकेंजी ने ये देखा कि जो विलेज कम्युनिटीज़ है नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली, वहाँ पर अगर इन फीचर्स को फॉलो किया जाए तो काफ़ी आसान हो जाएगा हमारा काम। जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि जो महल है, जो कि विलेज जिन्हें बोला जाता है, जो कि फिजिकल यूनिट थी लैंड रेवेन्यू की, यानी गाँव के बेसिस पे चीज़ें डिसाइड की जा रही थी कि कितना टैक्स लेना है, वाज एम्पावर्ड टू मेक इंटरनल एडजस्टमेंट एंड सेटलमेंट वाज मेड फॉर 30 ईयर्स। 30 सालों के लिए सेटलमेंट किया गया इंटरनल एडजस्टमेंट को सेटल करने के लिए, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ वो देखिए, रॉबर्ट मार्टिन बर्ड्स के अंडर में ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ और कंप्लीट किया गया जेम्स थॉमसन के द्वारा। ये दो नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। अभी हम लोग बहुत सारे PYQs करेंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से, बार बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, बट मैंने सोचा पहले इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करने में कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को, ठीक है। इस सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, मैकेंजी के द्वारा। M फॉर महल, M फॉर मैकेंजी। अच्छा रीजन कौन कौन से थे यहाँ पे देखिए, ये बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ही हुआ, जो विलेज कम्युनिटीज़ थी वहाँ पे ये स्टार्ट किया गया। अब महल जो है वो फिजिकल यूनिट था जिसे एम्पावर किया गया था इंटरनल एडजस्टमेंट करने के लिए। सबसे खास बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जैसे अब ना चीज़ों को आप कंपेयर करिए इस तरह से रीजन वाइज। सबसे पहले कि कौन से रीजन में, जैसे शुरू से बताता हूँ मैं, जैसे परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी और नॉर्दर्न इंडिया वाले रीजन में बेसिकली हुआ, बट जो आपके रैयतवाड़ी सिस्टम है वो मद्रास वाले रीजन में हुआ, लेकिन महलवाड़ी सिस्टम जो है वो नॉर्दर्न इंडिया वाले पोर्शन में स्पेशली हुआ। अब इसमें क्या खास बात थी, इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया गया वो देखते हैं हम लोग, बट यहाँ पे पहले क्विकली रिकैप करते हैं। सो लैंड सर्वे ये सब चीज़ें फीचर्स रखी गई। उसके बाद महल जो है वो फिजिकल यूनिट होती है, तो बोला गया कि अब गांव के बेसिस पे, यानी एक गांव के आधार पे जो है वो टैक्स को डिसाइड किया जाएगा, लैंड रेवेन्यू को डिसाइड किया जाएगा। इंप्लीमेंटेशन किनके द्वारा किया गया, रॉबर्ट मार्टिन बर्ड्स के द्वारा, लेकिन ये काम जो है वो कंप्लीट किया गया जेम्स थॉमसन के द्वारा।
ये रिकैप कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मेजर लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात की जा रही है। आज जमींदारी सिस्टम जिन्हें परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं वो 1773 में इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन सोर के द्वारा। कितने परसेंट एरिया में? तो सबसे ज़्यादा परसेंट एरिया इन्हीं का था, इसी सिस्टम का, सिर्फ 57%। ईस्टर्न इंडिया में शुरू किया गया, बॉम्बे, बिहार और उड़ीसा। मैंने मैप में आपको दिखाया ये वाले पोर्सन में जमींदारी सिस्टम, राइट। अब नाउ आगे देखिए, सॉरी बॉम्बे नहीं, यहाँ पे इसे कट कर लीजिए, बंगाल प्रेसिडेंसी कर लीजिए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ना कि बॉम्बे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रैयतवाड़ी सिस्टम, कितने परसेंट एरिया में? 38% में। कौन से एरिया में? बेसिकली मद्रास में, सदर्न इंडिया में, ठीक है। आपको यही ध्यान में रखना है कि जो परमानेंट सेटलमेंट है वो नॉर्दर्न इंडिया में और रैयतवाड़ी सेटलमेंट सदर्न इंडिया में, और इवन असम वाले कुछ पोर्शन में, वेस्टर्न इंडिया में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, ठीक है। पायोनियर किन के द्वारा किया गया? थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। अभी देखिए ये नाम कितने बार रिपीट होंगे क्वेश्चंस में। लास्ट देखिए हमारा महलवाड़ी सिस्टम, किनके द्वारा? होल्ट, मैकेंजी माइनूट, अगर आपको याद हो 1829 का। सिर्फ 5% एरिया में इसे इंप्लीमेंट किया गया। और आपके नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस हो गए, गेंजेटिक वैली एंड सेंट्रल इंडिया, इन पोर्शन में इन्हें स्टार्ट किया गया। पायोनियर तो मैंने बता ही दिया, होल्ट, मैकेंजी। सो बस अगर आप ये 3 जो मैंने चार्ट बना दिए यहाँ पे, अगर आप इन्हें ध्यान में रख लेंगे तो आपके सारे ही क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे, ठीक है। आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।